हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सो अच्छे ही होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है, हम लोग इसका कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो है वो न्यू एडिशन है, ठीक है। जो नई वाली आदित्य पब्लिकेशन अभी पब्लिश हुई है, ये वो एडिशन है। तो हम लोग जो है इसका कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। इसमें टोटल 35 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमारा जो है वो तीसरा चैप्टर चल रहा है। तीसरा चैप्टर हमारा अभी खत्म ही होने वाला है। तो इस बुक को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हम लोग पूरी बुक पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो बुक होती है ना, ये हिंदी का बेस क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, इसलिए हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो आज जो हम तीसरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तीसरा चैप्टर है हमारा संधि। और संधि में जो है आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होती हैं, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, वो सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो संधि का जो तीसरा प्रकार होता है विसर्ग संधि, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है? विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन आता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि की निम्नलिखित स्थितियां दिखाई गई हैं। विसर्ग संधि की निम्नलिखित स्थितियां दिखाई देती हैं। पहला पॉइंट है विसर्ग को सा शा व सा। विसर्ग को सा शा व सा। यदि विसर्ग के बाद चा या छा व्यंजन हो तो विसर्ग का शा, टा ठा व्यंजन हो तो शा तथा ता था व्यंजन हो तो शा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी शब्द में विसर्ग दे रखा है तो विसर्ग के बाद में अगर चा या छा व्यंजन आता है तो विसर्ग जो है ना, जो विसर्ग लगाते हैं वो जो है वो शा में परिवर्तित हो जाता है ना। और अगर टा या ठा व्यंजन है तो वह सा से षटकोण में परिवर्तित हो जाएगा, तथा ता या था व्यंजन अगर आता है तो वह सा से सपेरा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल में दे रखा है निश्चल। निश्चल दे रखा है ना, तो ये क्या है, निश्चल लिखा हुआ है। निश्चल लिखा हुआ है। अब देखो कैसे, निश्चल तो नहीं लिखा जाता, लिखा क्या जाता है, निश्चल। अब ये क्या लिखा है, निह प्लस चल, तो चा आ रहा है ना। तो विसर्ग और चा जो है वो किस में बदल जाएगा, वो सा में बदल जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, ने प्लस चय यानी निश्चय। ने प्लस चय निश्चय। ने प्लस तार यानी निस्तार, है ना। दुस प्लस तर, दुस्तर। दो प्लस चरित्र यानी दुष्चरित्र। दो प्लस चक्र, दुष्चक्र। मना प्लस ताप, मनस्ताप, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, विसर्ग के पीछे चा आया है तो ये किस में बदला है, शा में बदल गया है ना। फिर इसके बाद विसर्ग के बाद फिर से इसमें दोबारा जो निश्चय दे रखा है, इसमें भी विसर्ग के बाद में चा आ रहा है, ये भी सा में बदल गया, क्या हो गया, निश्चय हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल निश्चल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, निश्चल। इसमें भी क्या है, इसमें विसर्ग के बाद में छा दे रखा है। अब विसर्ग के बाद में छा दे रखा है तो यहाँ पे क्या पढ़ा है कि विसर्ग के बाद अगर चा या छा कुछ भी आ जाता है तो विसर्ग का जो है ना वो शा में बदल जाता है, जो विसर्ग का चिन्ह होता है वो सा में बदल जाता है। तो यहाँ पे ना ना नहीं आ रहा है ना, तो ना के बाद में विसर्ग आ रहा है, फिर ये छा आ रहा है, तो ये किस में बदल जाएगा, ये चा में बदल जाएगा। तो निश्चल का क्या हो जाएगा, ने प्लस छल का क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ने ठोर का निष्ठुर हो जाएगा। ने चिंत का निश्चिंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेह प्लस चिंत का क्या हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा। नेह प्लस तेज का निस्तेज हो जाएगा। नमः प्लस ते नमस्ते। धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार। धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार। हरि प्लस चंद्र, हरिश्चंद्र। हरि प्लस चंद्र, हरिचंद्र। अब इसका दूसरा नियम क्या कहता है, इसका दूसरा नियम कहता है विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, इसका मतलब क्या है, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। यदि विसर्ग के बाद सा सलगम, सा षटकोण, सा सपेरा में से कोई भी व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है। यदि विसर्ग के बाद सा सलगम, सा षटकोण या सा सपेरा में से कोई भी व्यंजन आ जाता है तो विसर्ग जो है ना वो यथावत वैसा का वैसा ही बना रहता है, अथवा विसर्ग आने के बाद व्यंजन का रूप ले लेता है। अतः विसर्ग आने के बाद व्यंजन का रूप ले लेता है। जैसे एग्जाम्पल, दो प्लस शासन क्या हो जाएगा, दुशासन। अथवा विसर्ग आने के बाद व्यंजन का रूप ले लेता है। जैसे एग्जाम्पल क्या था, दो प्लस शासन, दो के पीछे क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, दुशासन। ने प्लस संकोच यानी निसंकोच। ने प्लस संतान, निसंतान। ने प्लस संग, निसंग। दो प्लस शय, दुस्सह। ने प्लस संदेश, निसंदेह। दो प्लस साहस, दुस्साहस, है ना। और ये जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है ना, ये यहाँ पे जो शब्द दे रखा है निशंग, ये बीएचयू बीएड एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें, बीएचयू के 2018 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सेकंड, विसर्ग के बाद यदि का या खा, विसर्ग के बाद यदि का या खा अथवा पा या फा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये है इसका कहने का कि विसर्ग के बाद जैसे विसर्ग का चिन्ह लगा होता है ना, तो उसके बाद में अगर का, खा, पा या फा कोई भी इन चारों में से कोई भी व्यंजन आ जाता है तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल, रज प्लस कड़। अब रज में विसर्ग लगा हुआ है, पीछे जाके पीछे ये जो दो बिंदियां लगी हैं इन्हें विसर्ग कहते हैं ना। इसके बाद कड़ लगा हुआ है तो विसर्ग में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है ना। रज प्लस कड़ क्या हो गया, रजा कड़। पय प्लस पान क्या हो गया, पय पान।
अंत प्लस करण क्या हो गया, अंतःकरण। प्रातः प्लस काल क्या हो गया, प्रातः काल हो गया। प्रातः प्लस काल क्या हो गया, प्रातः काल हो गया। लेकिन यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। मतलब विसर्ग के बाद में अगर ये का, खा, पा, फा आ रहा है तो विसर्ग में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर विसर्ग से पहले ई ऊ आ जाता है तो ये शा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, शा में बदल जाएगा। ने प्लस कपट। अब देखो इसमें क्या हो गया, विसर्ग से पहले ई की मात्रा आ गई, छोटी की मात्रा आ गई ना, ये यही तो कह रहा है। ई या ऊ अगर आ जाता है तो ये जो है सा में बदल जाता है। तो ने प्लस कपट, ई की मात्रा आ गई ना, तो ये क्या हो गया, निष्कपट। सेम इसी तरीके से दो प्लस कर आ गया ना, तो ऊ आ गया। ऊ आ गया, ऊ के बाद में का आ गया, तो ये क्या हो गया, दुष्कर हो गया। चतु प्लस पाद मतलब कि चतु तु ता पे ऊ की मात्रा आ गई ना, ऊ की मात्रा आ गई प्लस उसके बाद में पा आ गया, तो चतु प्लस पाद क्या हो गया, चतुष्पाद हो गया। ने प्लस पाप, फिर ई की मात्रा आ गई। ये जो ने पाप दे रखा है इसमें ई की मात्रा आ रही है ना, तो ई की मात्रा उसके बाद पासे पतंग आ गया है ना, तो ये क्या हो गया, निष्पाप हो गया। उसके बाद ने प्लस फल ई की मात्रा आ गई प्लस पा आ गया, क्या हो गया, निष्फल। दो प्लस कर्म क्या हो गया, दुष्कर्म हो गया है ना। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट विसर्ग को रा, मतलब कि इसमें रा में बदल रहा है ना। परिभाषा, यदि विसर्ग से पहले आ या बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर आए तो विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड या रा ला वा हा में से कोई भी वर्ड हो तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। या रा लावा क्या हो गया, आपके अंतस्थ वर्ड हो गए। या रा लावा क्या होते हैं, ये अंतस्थ वर्ड होते हैं। ठीक है, अब दोबारा से एक बार परिभाषा देख लेते हैं। यदि विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न, मतलब छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कोई भी अगर स्वर, और विसर्ग के बाद किसी स्वर या किसी भी वर्ग का, वर्ग 5 वर्ग होते हैं, वर्णमाला में मैंने पढ़ाए हैं आपको, तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा अथवा पांचवा वर्ड, तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ड होता है इन्हें क्या बोलते हैं, वर्ड या रा ला वा या हा में से कोई भी अगर वर्ड आ जाता है तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। समझ गए आप लोग, है ना। अब विसर्ग का रा में परिवर्तन कैसे होता है ये मैं विद एग्जाम्पल अभी आपको बता, जैसे ये दिया है दो प्लस उपयोग, तो क्या हो गया ये, दुरुपयोग। ने प्लस मल क्या आ रहा है, विसर्ग से पहले ई आ रहा है ना, तो क्या हो रहा है ये, निर्मल। ने प्लस उपमा, निरूपमा। ने प्लस विघ्न, निर्विघ्न। ने प्लस भय, निर्भय। दो प्लस आचार, दुराचार। ने प्लस जन, निर्जन। ने प्लस आशा, निराशा। दो प्लस बल, दुर्बल। दो प्लस आशा, दुराशा। ने प्लस बल, निर्बल। ने प्लस धन, निर्धन। दो प्लस गुण, दुर्गुण। ने प्लस आहार, निरा आहार। ने प्लस उत्साह, निरुत्साह। दो प्लस लाभ, दुर्लभ। ने प्लस गुण, निर्गुण। ने प्लस यात, निर्यात। ने प्लस आमिष, निरामिष। ने प्लस अर्थक, निरर्थक, निरर्थक, है ना। वही प्लस मुख, वही मुख। पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। दो प्लस वासना, दुर्वासना। दो प्लस जन, दुर्जन। देखिए विसर्ग संधि की सीधी सीधी पहचान मैं आपको बता दूं, ये तो सिर्फ नियम है जो मैं आप लोग की नॉलेज के लिए आप लोग को बता रही हूँ कि ऐसा, मतलब ये आता है तो ये इसमें बदल जाएगा, ये आता है तो ये इसमें बदल जाएगा। एग्जाम में इस तरीके से नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में सीधे सीधे तरीके से पूछ लिया जाता है। आपको कोई भी संधि दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा बताइए ये कौन सी संधि है। वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें ज्यादातर यही पूछा जाता है कि संधि आपको एक शब्द लिख के दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा बताइए कौन सी संधि है। अब सीधी सी बात ये है कि अगर आपको विच्छेद करने के लिए बोला जाए, मान के चलो जैसे कि ये निर्जन लिखा हुआ है ना, निर्जन लिखा हुआ है, निर्जन में निर्जन लिख के दे देंगे और फिर आपसे पूछ लेंगे कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। अब इसका संधि विच्छेद आप तभी कर पाएंगे जब आपको नियम पता होंगे, है ना। अगर आपको नियम पता नहीं है तो आप इसका विच्छेद नहीं कर पाएंगे। तो विच्छेद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ने मतलब कि पीछे विसर्ग लगाना पड़ेगा प्लस जन करेंगे, तभी आप बता पाएंगे कि ये विसर्ग संधि है या नहीं है ना। मान लो आपको, हाँ आप ऐसे बता सकते हैं, मान लो जैसे ने प्लस आशा आपको दे दिया, ने प्लस आशा आपको दे दिया और फिर आपसे पूछ लिया बताइए कौन सी संधि है, तो आप बता देंगे विसर्ग संधि है, क्योंकि आप पहचान लेंगे कि इसके पीछे विसर्ग लगा हुआ है। लेकिन अगर आपको विच्छेद न करके सीधे शब्द दे दिया जाए निराशा लिख के, फिर पूछा जाए बताइए कौन सी संधि है, अब ये आप कैसे बताएंगे, क्यों, क्योंकि आपने नियम ही नहीं पढ़े। जब आपने नियम नहीं पढ़े तो आपको पता ही नहीं है। तो इस वजह से मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए आप लोगों को ये नियम बता रही हूँ। बाकी का तो विसर्ग संधि बहुत ईजी होती है, विसर्ग संधि जो है बहुत आसानी से पहचान में आ जाती है कि हाँ ये विसर्ग संधि है ना। तो विसर्ग संधि में ज्यादा डीप तरीके से पूछने की जरूरत होती नहीं है वैसे तो, कि बहुत ज्यादा एकदम से डीप से पढ़ो। विसर्ग संधि का शब्द दूर से ही देख के पता चल जाता है कि हाँ ये विसर्ग संधि का है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये है कि नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए सारे नियम, क्योंकि आगे एग्जाम्स का कुछ पता भी नहीं है कि तब क्या पूछ लिया जाए। अब हम आते हैं पॉइंट 4 पे, आ व अंक के स्थान पर ओ, आ व अंक के स्थान पर ओ। इसमें क्या है, यदि विसर्ग के पहले अ स्वर और आगे अ अथवा कोई सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन कौन से होते हैं, सघोष व्यंजन जो कि मैंने वर्णमाला में बताए थे, अघोष किसे कहते हैं, घोष किसे कहते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था ना, सघोष अघोष पढ़ाए थे। किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, वो सघोष कहलाता है। और या रा लावा क्या कहलाते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो या रा लावा हा में से कोई भी वर्ड हो तो अ
और विसर्ग आगे पीछे ये विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया, एक तरीके से बड़ी अंग बोल सकते हैं, वर्ड वाला में हम इसे बड़ी अंग भी बोल देते हैं, के बदले ओ हो जाता है। अपवाद पुनः प्लस मिलन, अब ये जो अपवाद दे रखा है ना पुनः प्लस मिलन, ये इस तरीके से इसका विच्छेद नहीं हो सकता। अंत प्लस गत, अंत प्लस गत क्या हो गया, अंतर्गत, तो इसका विच्छेद जो है ये, क्योंकि ये वर्णमाला में और संधि में ही अपवाद है ना। लेकिन इसके बाद के जो एग्जाम्पल आप देखेंगे, मन प्लस योग, मन प्लस योग। अब मन प्लस योग में क्या दे रखा है, देखिए मन विसर्ग दे रखा है ना। अब विसर्ग के बाद क्या दे रखा है, या दे रखा है ना। अब ऊपर पढ़िए क्या दे रखा है, या रा लावा, या रा लावा में से अगर कोई भी वर्ड आ जाता है तो आ या अंग के बदले ओ हो जाता है ना। तो ये ना के बदले विसर्ग के बदले क्या आ गया, यहाँ पे या आ गया ना विसर्ग के बदले, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मनोयोग। सेम वय प्लस वृद्ध, वय प्लस वृद्ध यानी वयोवृद्ध, वय प्लस वृद्ध क्या हो गया, वयोवृद्ध। मन प्लस रथ, मन प्लस रथ क्या हो गया, मनोरथ। मन प्लस अनुकूल, अब देखिए विसर्ग के बाद में यहाँ पे आ गया, सभी में आ रहा है ना, देखो ना यहाँ पे विसर्ग के बाद में रा आ रहा है, दिया है ना, या रा लावा है ना। इसमें ना के बाद में आ रहा है, यहाँ पे भी आ दे रखा है ना, आ अथवा कोई सगोस व्यंजन आ रहा है इसके बाद में, अनुकूल तो क्या हो गया, मनोनुकूल। अधः प्लस पतन, विसर्ग के बाद में पा आ रहा है, पा आ रहा है ना, है ना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधोपतन, क्या हो जाएगा, अधोपतन। तप प्लस वन, तपोवन। मन प्लस हर, मनोहर। रज प्लस गुण, रजोगुण। मन प्लस रंजन, मनोरंजन। मन प्लस कामना, मनोकामना, है ना। सेम तमा प्लस गुण, तमोगुण। तमा प्लस गुण, तमोगुण। मन प्लस विकार, मनोविकार। मन प्लस बल, मनोबल। अधः प्लस गति, अधोगति। यश प्लस दा, यशोदा। मन प्लस विनोद, मनोविनोद, है ना। इसके बाद मन प्लस विनोद, मनोविनोद। तेज प्लस राशि, तेजो राशि। तप प्लस बल, तपोबल। पय प्लस द, पयोद। अधः प्लस भाग, अधोभाग। अधः प्लस गति, अधोगति। विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दीर्घ, विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर्ग दीर्घ, है ना। ये क्या है, पॉइंट 5। इसमें क्या है, यदि विसर्ग के आगे रा हो, कोई विसर्ग लगा हुआ है ना, और विसर्ग के आगे अगर रा हो तो व्यंजन, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब यह है कि विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो हट जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। उसके पहले का जो ह्रस्व स्वर होता है ना वो दीर्घ में बदल जाता है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बताए हैं, आ ई ऊ री, आ ई ऊ री, है ना। तो अब ये क्या है, यहाँ पे क्या दिया, विसर्ग के बाद में क्या दे रखा है, विसर्ग के बाद में रा दे रखा है ना, है ना। विसर्ग के बाद में यहाँ रा दे रखा है और ये क्या कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद में रा दिया हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब कि जो विसर्ग का चिन्ह है वो हट जाता है ना। उसके पहले का जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर क्या, ह्रस्व स्वर का मतलब क्या है, ये जो ई की मात्रा है, ह्रस्व बताया था ना मैंने, आ ई ऊ, आ ई री जो बताए थे, ये चार ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 ह्रस्व स्वर होते हैं ना। तो जो ई है, छोटी ई जो होता है वो ह्रस्व स्वर होता है, और दीर्घ स्वर क्या होता है, बड़ी ई। 4 ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बताइए ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है ना। तो ये मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अब जो ई है, ये किस में बदल जाएगी, दीर्घ स्वर में, मतलब कि बड़ी ई में बदल जाएगी। तो ने रोग क्या हो जाएगा, नी रोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नी रोग हो जाएगा, है ना। फिर ने रस, फिर यहाँ पे विसर्ग के बाद में रा आ गया, विसर्ग के बाद में रा आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये छोटी ई जो है बड़ी ई में बदल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, नी रस हो जाएगा। नी प्लस रज, नी प्लस रज में क्या है कि विसर्ग के बाद में रा आ गया, छोटी ई है, बड़ी ई में बदल जाएगी, क्या हो जाएगा, नीरज हो जाएगा। फिर इसमें यहाँ पे निरव में क्या हो गया, विसर्ग के बाद में रा आ गया, है ना। जब विसर्ग के बाद में रा आ गया तो फिर छोटी ई जो है वो किस में बदल जाएगी, बड़ी ई में बदल जाएगी, है ना। अब सेकंड, यदि विसर्ग के पहले अ या आ स्वर हो तो बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग लगा हुआ है ना, विसर्ग के पहले अगर छोटा आ या बड़ा आ स्वर हो और उसके बाद में अगर कोई भी दूसरा स्वर आ जाता है, मतलब ऑलरेडी विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ तो है ही, उसके बाद में अगर कोई भी और स्वर आ जाता है, ई ऊ कुछ भी आ जाता है, तो जो विसर्ग का चिन्ह होता है ना उसका लोप हो जाता है। और देखिए कैसे लोप हो जाता है, मैं बताती हूँ। विसर्ग के पहले ये विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है, विसर्ग के चिन्ह लगा हुआ है, इसके आगे आ है, अंतः में आ लगाया ना, है ना। तो ये तो हो गया कि विसर्ग के आगे ये आ लगा हुआ है। इसके बाद अब क्या बोला, इसके बाद में अगर कोई अन्य स्वर आ जाता है, अब जो छोटी ए है वो है ना स्वर, छोटी ए जो है वो स्वरी तो है, तो अब इसका विसर्ग का लोप हो रहा है ना, विसर्ग का लोप हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अतएव, अतएव हो जाएगा, है ना, अतएव। नेक्स्ट तीसरा है, इसमें कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जो विसर्ग होता है ना, विसर्ग जो है वो सा में परिवर्तित हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे नमः प्लस कार, नमः प्लस कार यानी विसर्ग जो है वो सा में परिवर्तित हो गया तो क्या हो गया, नमस्कार। फिर उसके बाद पुरा प्लस कार, पुरा प्लस कार, तो ये क्या हो गया, पुरस्कार। भा प्लस कर, भा प्लस कर, तो इसमें जो विसर्ग है ये सा में परिवर्तित हो गया तो ये क्या हो गया, भास्कर। ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, ये यूपी बीएड एग्जाम 2019 में पूछे गए हैं। बीएड के एग्जाम 2019 में ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे हिंदी की संधियाँ। हिंदी की संधियाँ, हिंदी के अपने उद्भव तथा आगत दोनों ही प्रकार के शब्दों पर संस्कृत के संधि नियम लागू नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है, हिंदी के अपने उद्भव तथा आगत
दोनों ही प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें संस्कृत की संधि के नियम लागू नहीं होते हैं। मतलब कि हिंदी के खुद के बनाए हुए शब्द, जो शब्द हिंदी से ही बने हुए हैं वो शब्द, अथवा कहीं आगत शब्द, आगत मतलब कि हमने किसी और भाषा से, बहुत से शब्द ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी से भी आए हुए हैं, फारसी से भी आए हुए हैं, दोनों ही प्रकार के शब्दों पर संस्कृत के संधि के नियम लागू नहीं होते हैं। मतलब संस्कृत के संधि के जो नियम होते हैं वो लागू नहीं होते हैं। हिंदी में अपने कुछ संधि नियम विकसित हुए हैं, हिंदी में अपने ही कुछ संधि नियम विकसित हुए हैं जो इस प्रकार है ना। जो हमारी व्यंजन संधि थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है वहाँ पे, है ना। यहाँ पे अब संधि के कुछ और प्रकार हैं, मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। महाप्राणीकरण तथा अल्पप्राणीकरण, महाप्राणीकरण तथा अल्पप्राणीकरण। यदि किसी शब्द के अंत में अल्प प्राण ध्वनि हो, यदि किसी शब्द के अंत में अल्प प्राण ध्वनि हो और उसके आगे ह ध्वनि आ रही हो तो अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण हो जाती है। अब अल्प प्राण और महाप्राण कौन से होते हैं? सबसे पहले ये बताइए आप लोग मुझे, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे अल्प प्राण का क्या मतलब होता है और महाप्राण का क्या मतलब होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में 5-5 वर्ड दिए होते हैं सभी में। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो होता है वो अल्पप्राण होता है और दूसरा एवं चौथा जो वर्ड होता है वो महाप्राण होता है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहा है, किसी शब्द के अंत में अल्पप्राण ध्वनि अगर हो, ठीक है, अल्पप्राण ध्वनि अगर हो और उसके आगे हा ध्वनि आ रही हो तो अल्पप्राण ध्वनि महाप्राण हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सब प्लस ही, सब प्लस ही बराबर क्या हो गया? सभी। क्या हो गया? सभी। अब इसमें अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? जो बा है, सा प्लस बा जो है ये अल्पप्राणी तो है। अल्पप्राण क्यों है? इसमें आ की आवाज आ रही है ना, इसमें आ की आवाज आ रही है तो ये क्या है? अल्पप्राण है। तो सब प्लस ही बराबर सभी, अब प्लस ही बराबर अभी, इन प्लस ही बराबर इन्हीं, तब प्लस ही बराबर तभी। ठीक है, नेक्स्ट। अनेक शब्दों में शब्दांत में आने वाली महाप्राण ध्वनि उच्चारण में अल्पप्राण हो जाती है। अनेक शब्दों में शब्दांत में आने वाली महाप्राण ध्वनि उच्चारण में अल्पप्राण हो जाती है। मतलब किसी भी शब्द के अंत में अगर कोई महाप्राण ध्वनि आ रही है तो जब उसका उच्चारण होता है तो वो अल्पप्राण हो जाती है। कैसे? पढ़ प्लस पढ़, पढ़ प्लस पढ़, दूध इक्वल दूध, कभी कभी, छटा छटा छटा। अब इसको क्या होता है, हम लिखते तो पढ़ है लेकिन बोलचाल की लैंग्वेज में क्या बोलते थे? पढ़। कभी को क्या बोलते थे? कभी। छटा को क्या बोलते थे? छटा। और दूध को दूध, है ना। नेक्स्ट, लोप। लोप का, कभी कभी कुछ शब्दों में संधि होने पर किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। कभी कभी कुछ शब्दों में संधि होने पर किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे कि ही में हूं व्यंजन का लोप हो जाता है, जैसे ही में हूं व्यंजन का लोप हो जाता है। जैसे यह प्लस ही, यह प्लस ही क्या हो जाएगा? यही। वह प्लस ही क्या हो जाएगा? वही। किस प्लस ही? किसी। उस प्लस ही? उसी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? उस प्लस ही को आप अच्छे तरीके से देखो, उस प्लस ही। अब यहाँ पे क्या हुआ है? ई की मात्रा तो लग गई है लेकिन हा का लोप हो गया है। ई की मात्रा तो लगी है लेकिन हा का लोप हो चुका है ना। कभी कभी यह लोप दोनों शब्दों की ध्वनियों में भी हो सकता है, कभी कभी यह लोप जो है वो दोनों शब्दों की ध्वनियों में भी हो सकता है। जैसे कहाँ प्लस ही बराबर कहाँ प्लस ही क्या हो गया? कहीं, है ना। यहाँ प्लस ही यही, वहां प्लस ही वहीं। यहाँ पहले शब्द में आ स्वर का लोप तथा दूसरे में हा व्यंजन का लोप हो रहा है। यहाँ पहले शब्द में क्या हो रहा है? आ का लोप हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है? हा का लोप हो रहा है। मतलब कि यह दोनों वर्डों का लोप हो रहा है, दोनों व्यंजनों का लोप हो रहा है ना यहाँ पे। तथा पहले स्वर की अनुनासिकता दूसरे स्वर पर पहुंच जाती है। जो पहले स्वर की अनुनासिकता है, अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक मैंने आपको बताया था ना, जो ये 2 बिंदियां लगती हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको अनुनासिक बोलते हैं, है ना। तो अनुनासिक जो है वो दूसरे स्वर पे पहुंच जाती है। कैसे? का प्लस आ प्लस हा बराबर क्या हो गया? आ। हा प्लस ई, है ना। का प्लस आ प्लस हा प्लस आ बराबर क्या हो गया? हा प्लस ई बराबर का प्लस आ प्लस हा प्लस ई बराबर क्या हो गया? कहीं। कहीं को बनाने के लिए जैसे मान के चलो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है, हम ये देख रहे हैं कि कहीं एक शब्द को बनाने के लिए कितने वर्डों का यूज किया गया है। मतलब कहीं को लिखने के लिए हमने कितने वर्डों का यूज किया है। तो कहीं, ये क्वेश्चन इस तरीके से कभी कभी हिंदी में घुमा के पूछ लिए जाते हैं कि कोई एक शब्द दे देंगे और पूछ लेंगे बताइए इसको बनाने में कितने वर्डों का यूज हुआ है। तो आपको ये करना आना चाहिए। अब का कहीं कैसे लिखा गया है? देखो, का में क्या है? पहले का लिखा गया, फिर का में जो है वो आ की आवाज आ रही है। जब आप का बोल रहे हो ना, का, तो आ की आवाज आ रही है तो का प्लस आ। अब ही में तो आपको ऑब्वियसली बात है, दिखाई दे रहा है कि एक तो हा लगा हुआ है, एक ही की मात्रा लगी है। इन दोनों को तो आप अलग आसानी से कर लेंगे, लेकिन का में आपको आ की आवाज आ रही है या नहीं आ रही है ये आपको कब पता चलेगा? जब आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आगम। आगम क्या होता है? हिंदी में प्राय एक साथ 2 स्वर उच्चारित नहीं होते हैं। आगम हिंदी में प्राय एक साथ 2 स्वर उच्चारित नहीं होते हैं। यदि किसी शब्द में 2 स्वर एक साथ आ जाते हैं तो दोनों के बीच में य का आगम हो जाता है। जैसे कि ला प्लस आ बराबर लाया, ला प्लस आ बराबर लाया, पी प्लस आ बराबर पिया, कवि प्लस ओ बराबर कवियों और लकड़ी प्लस ओ बराबर लकड़ियों, लकड़ी प्लस ओ बराबर लकड़ियों। 5वां है हस्वीकरण। हस्वीकरण में क्या है? समस्त पदों में पहले पद का दीर्घ स्वर अधिकतर शब्दों में हस्व हो जाता है। समस्त पदों में जो पहले पद का दीर्घ स्वर होता है ना, पहले पद का जो दीर्घ स्वर होता है वो अधिकतर शब्दों में हस्व हो जाता है। मतलब जो बड़ा स्वर होता है वो छोटा हो जाता है। जैसे हाथ प्लस कड़ी,
हाथ प्लस कड़ी। अब इसमें पहला क्या है, हाथ, आ की मात्रा आ रही है, आ क्या है, दीर्घ स्वर है ना, लेकिन अब ये हथकड़ी में जब बदला तो आ का डंडा हट गया, क्या रह गया, हा रह गया, हा रह गया ना केवल। तो ये क्या हो गया, हथकड़ी, हाथ प्लस कड़ी। हाथ में क्या आ रहा है, दीर्घ स्वर आ रहा है, जो आ की आवाज आ रही है ना वो क्या है, दीर्घ स्वर है। आ जो होता है वो दीर्घ स्वर होता है। अब जब कड़ी को इसमें जोड़ दिया गया तो ये क्या हो गया, हथकड़ी, आ का डंडा हट गया, केवल हा रह गया, केवल हा मतलब कि छोटे आ की आवाज आ रही है, हा मतलब आ, तो आ क्या होता है, वो जो होता है वो ह्रस्व स्वर होता है, तो ये क्या रह गया, हथकड़ी। सेम इसी तरीके से लकड़ियां, लकड़ियां, अब ये क्या हो गया, लकड़ियां, क्या हो गया, लकड़ियां, लकड़ियां हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दीर्घ स्वर है, लकड़ी, ई है ना, लकड़ी, ई क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है, लेकिन जब इसमें आ जोड़ दिया गया तो ये क्या हो गया, लकड़ियां। तो डा पे जो है वो किसकी मात्रा आ गई, छोटी की मात्रा आ गई, मतलब कि ये ह्रस्व स्वर में बदल गया। सेम इसी तरीके से आधा प्लस खिला बराबर अध खिला, आधा प्लस खिला बराबर अध खिला। अब आधा में क्या आ रहा है, दीर्घ स्वर आ रहा है, आ दीर्घ स्वर आ गया, खिला, खिला। अब जब आधा को खिला से जोड़ा तो क्या हो गया, अध खिला। अब जो ह्रस्व स्वर था आ वो अब किस में बदल गया, ध मतलब आ में बदल गया, तो क्या हो गया, ये अध खिला, अध खिला। मीठा प्लस बोला बराबर मिठ बोला, मीठा प्लस बोला बराबर मिठ बोला। मीठा क्या आ रहा है, आ मतलब कि दीर्घ स्वर की आवाज आ रही है, लेकिन ये है क्या, जब इसको बोला से जोड़ दिया तो मिठ, ठ ठ मतलब कि आ की आवाज आ रही है, जब आ की आवाज आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये ह्रस्व स्वर में बदल गया, मतलब मिठ बोला हो गया। बच्चा प्लस पन, बच्चा प्लस पन, बच्चा, आ मतलब कि दीर्घ स्वर की आवाज आ रही है, प्लस पन, पन है ना, तो जब बच्चा प्लस पन को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, बचपन, बचपन, चा आ गया, चा मतलब कि ये ह्रस्व स्वर में बदल गया। बहू प्लस ए, बहू प्लस ए, बहू, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है, बड़ा ऊ क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है ना, प्लस ए, छोटा ऊ। अब ये बहू को जब ए से जोड़ा तो क्या हो गया, बहुए, छोटा ऊ आ गया, छोटा, छोटा ऊ क्या होता है, ये ह्रस्व स्वर होता है, मतलब कि छोटा स्वर होता है, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। लड़का प्लस पन, आ गया, आ गया, अब बदल गया लड़कपन, लड़कपन तो हस, दीर्घ जो है वो ह्रस्व में बदल गया। डाकू प्लस ओ, डाकुओ, डाकू प्लस ओ, डाकुओ। कान प्लस कटा, कन कटा। हिंदू प्लस ओ, हिंदुओं। काट प्लस पुतली, कठपुतली। दवाई प्लस या, दवाइयाँ। स्वरों में परिवर्तन, स्वरों में परिवर्तन का क्या मतलब है, समस्त पदों में भी समस्त पदों में भी प्राय स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। स्वरों में परिवर्तन, समस्त पदों में भी प्राय स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे घोड़ा प्लस सवार, घुड़सवार। लकड़ी प्लस हारा, लकड़हारा। छोटा प्लस भैया, छुट भैया। पानी प्लस घाट, पनघट। मोटा प्लस पा, मोटापा। लोटा प्लस या, लुटिया, है ना। अब यहाँ पे ये बताइए क्या होता है, यहाँ पे संधियां तो सारी खत्म हो गई आपकी। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। अब स्वर संधि, संधियां 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन जो स्वर संधि होती है उसके भी टाइप होते हैं, वो कितने प्रकार की होती है, वो 5 प्रकार की होती है ना। तो मैंने आपको तीनों संधियां ये पढ़ा दी, स्वर संधियों के 5 प्रकार पढ़ा दिए। यहाँ पे जो है वो हमारी संधि की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब कल से जो है वो, कल से हम करेंगे यहाँ पे ये यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, बीडीओ, पैट, लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, अदर टेट, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, केवीएस टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस टीजीटी, पीजीटी, बीएड, एलएलबी, यूपी डाइट, लेक्चरर, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी, एमपी एसआई, बिहार कांस्टेबल आदि के ये हमारे पास कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन हैं। कल से मैं आपको संधि की सारी प्रैक्टिस करवाऊंगी, जितने भी क्वेश्चन मेरे पास हैं, इस बुक में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं इन सबकी कल से मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। तो संधि की प्रैक्टिस करेंगे अब हम। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और आज के लिए जो है आप लोग अच्छे तरीके से पूरा संधि का रिवीजन कर लीजिए। पूरा कंप्लीट संधि की जितनी भी मैंने थ्योरी की क्लासेस ली हैं वो सारी क्लासेस आप लोग एक बार से रिवाइज कर लीजिएगा पूरी, क्योंकि प्रैक्टिस आप तभी कर पाएंगे जब आपको थ्योरी याद होगी अच्छे तरीके से। बाकी का मिलते हैं कल की वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जो लोग अपना इस बुक से कंसेप्ट क्लियर करना चाहें तो वो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके, थैंक यू।